संबंध क्यों। दोस्तों कक्षा 11 पार्ट 3 मांग। इस पाठ में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं मांग के नियम, मांग क्या होती है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और मांग को प्रभावित करने वाले दो परिबल, एक कीमत और दूसरा कीमत के अलावा अन्य परिबल। और इसके साथ साथ हमने डिमांड फंक्शन यानी कि मांग फलन की भी चर्चा की है। तो चलिए दोस्तों, अब हमें देखना है कीमत और मांग, इनके मध्य व्यस्त संबंध यानी कि उल्टा संबंध क्यों। मांग रेखा का ढाल ऊपर से नीचे की तरफ भी क्यों गति करता है, मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक ढाल है, ऐसा क्यों कहा जाता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब हमें इस पहले वाले टॉपिक में यानी कि कीमत और मांग के मध्य व्यस्त संबंध क्यों के आधार पर जानने को मिलेगा। दोस्तों कीमत और मांग, इनके मध्य व्यस्त संबंध अर्थात यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घटेगी और यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, क्योंकि कीमत घटने से वस्तु सस्ती होती है जिससे ग्राहक अधिक से अधिक उन चीज़ों की डिमांड करेंगे, वही कीमत अधिक होने से वस्तु महंगी हो जाती है जिससे ग्राहकों के द्वारा उन चीज़ों की मांग कम की जाती है। यानी कि कीमत जब ज़्यादा हो तो मांग हो जाएगी कम और कीमत जब कम हो जाती है तो मांग हो जाती है ज़्यादा। ये सामान्य रूप से मांग के नियम के आधार पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखना यह है दोस्तों कि ऐसा होता क्यों है, कीमत घटने के कारण मांग क्यों बढ़ती है या कीमत बढ़ने के कारण मांग क्यों घटती है, इनके बीच में उल्टा संबंध क्यों है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उल्टा संबंध क्यों है। कीमत और मांग, इनके मध्य व्यस्त संबंध निर्माण करने के लिए दो असर कारणीभूत होते हैं, जिसमें सबसे पहली असर है आय की असर, मतलब ग्राहकों की खरीद शक्ति, और दूसरी है स्थानापन्न असर यानी कि अलग अलग वस्तुओं की जिनका एक वस्तु के साथ रिलेशन हो, चाहे वो स्थानापन्न रिलेशन हो या पूरक रिलेशन हो, ऐसा स्थानापन्न असर भी वस्तु की मांग को घटाने का काम करता है या बढ़ाने का काम कर सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहली असर, और वो है आय की असर। जब ग्राहकों की खरीद शक्ति बढ़ती है यानी कि आय बढ़ती है तो ग्राहकों की मांग भी अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि ग्राहकों की आय का सीधा सीधा संबंध है वस्तुओं की मांग के साथ। जैसे उदाहरण के लिए माना कि हमारे पास 100 रुपया है तो 10 रुपये की एक, इस आधार पर हम 100 रुपये में 10 वस्तु खरीद सकते हैं, तो हमारी डिमांड हुई 10। लेकिन दोस्तों यदि 100 रुपये से हमारी इनकम यानी कि खरीद शक्ति आय बढ़कर 200 हो गई तो 10 रुपये की एक, इसके आधार पर हम वस्तु की मांग 20 वस्तुओं की कर सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा इसमें रिलेशन ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ही ग्राहकों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने के कारण ग्राहक वस्तु की मांग भी बढ़ाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, तो उदाहरण के रूप में समझिए, जब भी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो रोजगार के कारण व्यक्ति की आय बढ़ती है और आय बढ़ने से खरीदी जाने वाली वस्तु, वो जिन चीजों की डिमांड करता है वो चीजें उनको सस्ती लगने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई गरीब व्यक्ति होगा, उसके पास 100 रुपया है और अगर वो किसी शॉपिंग मॉल के अंदर चला गया तो वहां पर सारी चीजों के रेट देखकर ही वो डिमांड घटा देता है। आवश्यकता होती है लेकिन फिर भी वो उनका रेट यानी कि कीमत देखकर उसको खरीदने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो खरीद शक्ति के बाहर हो जाती है। लेकिन वही अगर अमीर व्यक्ति जाता है जिसके पास रुपयों की कोई कमी नहीं, उसकी आवश्यकता एक वस्तु की होती है लेकिन वो फिर भी एक से अधिक वस्तु खरीद कर लाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही ग्राहकों की आय बढ़ती है या ग्राहकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आय रहेगी, वैसे ही आय बढ़ने के कारण उसे अलग अलग वस्तुएं जो है वो सस्ती लगने लगती है, और जब वस्तुएं सस्ती लगने लगती है तो वो उनकी डिमांड बढ़ाता है। इसे ही अर्थशास्त्र में कहा जाता है आय का असर। आप लोग भी सामान्य व्यवहार देखिए, अगर आपको कहीं कुछ भी खरीदने के लिए जाना हो और आपके पास लिमिटेड मनी है, मतलब रुपया मर्यादित रुपया है, जैसे आपको कुछ नोटबुक खरीदने के लिए जाना और आपके पास 50 रुपये ही है, तो हम चुपचाप एक ही नोटबुक खरीद कर लेके आ जाते हैं क्योंकि हमारी खरीद शक्ति उतनी है। लेकिन वही अगर पापा ने आपको 500 रुपये का नोट दिया और कहा कि जाओ बेटा नोटबुक खरीद के लाओ, तो हम एक नोटबुक के साथ और भी अलग अलग चीजें भी खरीद कर लाते हैं। हो सकता है नोटबुक के साथ कैलकुलेटर खरीद के लाए, पेन खरीद के ला सकते हैं या अन्य हमारी आवश्यकता वाली चीजों को हम खरीद के ला सकते हैं। तो अर्थ क्या हुआ दोस्तों इसका कि जैसे ही हमारे पास अधिक रकम आती है, रुपया अधिक आता है, आय अधिक होती है, वैसे ही हमारी वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वस्तु की कीमत अधिक होने के बावजूद भी वो वस्तु सस्ती लगने लगती है आय के कारण, और आय के कारण यदि वस्तु सस्ती लगने लगी मतलब कीमत हमारे लिए वो भले उतनी ही हो लेकिन हमारे लिए वो अधिक न लगकर कम लगने लगती है, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा है
जिसके कारण कीमत और मांग इनके मध्य उल्टा संबंध स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों इसे अर्थशास्त्र में आय का असर कहा जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले असर पर। दूसरा वाला असर जो है वो है स्थानापन्न असर। स्थानापन्न असर अर्थात प्रतिस्थापन वस्तुएं जिसमें एक वस्तु और दूसरी वस्तु जो दोनों एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है, जो मनुष्य की एक आवश्यकता को ही पूर्ण करने के लिए या तो पहली वस्तु या तो दूसरी वस्तु, दो में से कोई भी एक वस्तु का उपयोग किया जाता है। जैसे पहनने के लिए आप जींस पैंट भी पहन सकते हो और ट्राउजर भी पहन सकते हो, लेकिन नॉर्मल पैंट जो होता है वो। पीने के लिए आप चाय भी पी सकते हो और कॉफी भी पी सकते हो। कोल्ड ड्रिंक्स में भी अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स, आप पेप्सी पी सकते हो, आप कोका कोला पी सकते हो। तो पेप्सी, कोका कोला, चाय, कॉफी, ट्राउजर मतलब पैंट और जींस पैंट, ये एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। अब इनमें से किसी भी एक वस्तु का, जैसे मैं चाय और कॉफी का उदाहरण ले रहा हूं, चाय और कॉफी दोनों की कीमत समान रखिए तो ग्राहकों की मांग भी समान हो सकती है। किंतु यदि दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत घट गई तो कीमत घटने के कारण ग्राहकों को वो वस्तु लगने लगती है सस्ती, और दूसरी वस्तु कीमत उतनी ही होने के बावजूद भी वो बन जाती है महंगी। जैसे इसके पहले भी मैंने उदाहरण लिया था, आज वही उदाहरण फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चाय और कॉफी, चाय को मैं टी से नोट कर रहा हूँ और कॉफी को सी से नोट कर रहे हैं। इनकी कीमत रखते हैं दोनों की 5 रुपया पर गिलास। तो 5 रुपया पर गिलास में 10 ग्राहक चाय पीते थे और 10 ग्राहक कॉफी पीते थे, मतलब डिमांड दोनों की सेम थी। लेकिन अब चाय बनाने वाले भाई ने चाय की कीमत 5 रुपए से 1 रुपया घटाकर 4 रुपया कर दी, वैसे ही इसकी मांग 10 से बढ़कर 15 जितनी होगी। अब 15 लोग चाय पीने लगे, क्यों? क्योंकि उन्हें चाय सस्ता लगने लगा। कॉफी वाले ने कॉफी की कीमत न बढ़ाते हुए भी उनकी मांग बढ़ गई, क्योंकि अब कॉफी की कीमत 5 की 5 ही रुपया है, लेकिन फिर भी कॉफी पीने वालों का प्रमाण घटकर 5 जितना हो गया। अर्थात कॉफी पीने वाले पहले जो 10 लोग थे, उन 10 में से 5 लोगों को अब चाय जो है वो सस्ती लगने लगी, इसीलिए चाय की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पर भी कीमत और मांग का उल्टा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। इस पहले वाले उदाहरण में, यानी कि चाय के उदाहरण में 5 रुपए से चाय का दाम घटकर 4 हो गया, तो डिमांड बढ़कर 15 हो गई 10 से बढ़कर, यानी कि कीमत घटी तो मांग बढ़ी। और चाय के कंपैरिजन में कॉफी की कीमत अधिक है, क्योंकि चाय की वर्तमान कीमत 4 और कॉफी की है 5, मतलब कीमत ज्यादा है कॉफी की, इसीलिए कॉफी की मांग 10 से बढ़कर 5 हुई। तो इसे दोस्तों स्थानापन्न असर कहा जाता है। और ऐसे दो असर के कारण कीमत और मांग इनके मध्य इनवर्स रिलेशन, यानी कि उल्टा संबंध स्थापित होता है। उल्टा संबंध यानी कि एक बढ़ेगा, यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत अगर बढ़ी तो मांग घटेगी, और कीमत घटी तो मांग बढ़ती है। तो दोस्तों आय का असर और स्थानापन्न असर, इन दो कारणों से कीमत और मांग के मध्य व्यस्त संबंध है। इसीलिए मांग रेखा हमेशा बाईं ओर से दाहिनी ओर गति करती है, ऊपर से नीचे, और ऊपर से अगर कोई भी नीचे आती है तो वो वक्र, वो रेखा ऋण ढाल वाली कहलाती है, क्योंकि वो गिर रही है। ऊपर से नीचे आना मतलब गिरना, और गिरना मतलब घटना, घटना मतलब माइनस, माइनस का मतलब ऋण, और इसीलिए मांग रेखा को ऋण ढाल वाली रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा ये पहला टॉपिक यहाँ पे पूरा हुआ, कीमत और मांग के मध्य व्यस्त संबंध क्यों। एग्जाम में सवाल आता है कि मांग और कीमत के मध्य, या कीमत और मांग के मध्य व्यस्त संबंध या उल्टा संबंध क्यों। तो आपको इसके जवाब में ये दोनों असर समझाने होंगे। एक आय का असर जो ग्राहकों की खरीद शक्ति के आधार पर समझाना है, और दूसरा स्थानापन्न असर जो ग्राहक अलग अलग वस्तुओं की जो डिमांड करते हैं या अलग अलग वस्तु का उपयोग करते हैं, जो वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तु होती है, उनका उदाहरण देकर आपसे समझा सकते हैं। चलिए मित्रों अब पढ़ते हैं नए वाले टॉपिक के आधार पर, और नया वाला टॉपिक जो है हमारा वो है मांग के नियम के अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। अब ये मांग के नियम का अपवाद है, इसका अर्थ है कि ऐसी वस्तुएं जो अर्थतंत्र में पाई जाती हो, लेकिन वो मांग के नियम को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती, मांग के नियम का पूरी तरह से अनुसरण न करती हो, ऐसी चीजों को हम मांग का नियम का अपवाद कहेंगे। अर्थतंत्र में देखोगे तो आपको कभी कभार ऐसा व्यवहार भी देखने को मिलता होगा कि वस्तु की कीमत घटने के बावजूद भी उसकी मांग नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी मांग भी घटती है। अर्थतंत्र में ऐसे भी उदाहरण आपने देखे होंगे कि कीमत ज्यादा है लेकिन फिर भी उसकी मांग नहीं घटती, बल्कि मांग भी अधिक रहती है।
तो मांग का नियम हमें क्या बताना था कि कीमत घटी तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ती है तो मांग घटेगी। लेकिन मांग के नियम के अपवाद में हमें ऐसी वस्तुओं को लेना है कि जो इस नियम का पालन नहीं करती, यानी कि कीमत भी बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो मांग भी घटेगी। यदि कीमत और मांग के मध्य सीधा संबंध आपको व्यवहार में दिखाई दिया तो आप बोल सकते हैं कि वो मांग के नियम का क्या है, अपवाद है। और ऐसे ही अपवाद 4 बताए गए, जिसमें सबसे पहला है प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तुएं, जो अमीर लोगों के लिए है। अमीर लोग जो महंगी चीजें खरीदते हैं उनके लिए ये पहला वाला अपवाद लागू होता है। दूसरा, अत्यंत सस्ती वस्तुएं जिनका मूल्य नहीं के बराबर होता है, ऐसी चीजें। तीसरा, हल्के प्रकार की वस्तु जो कभी कभार गरीब वर्ग अमीरों जैसा व्यवहार कर लेते हैं उनके लिए, जिसे हम गीफन वस्तु, सर रॉबर्ट गीफन ने सबसे पहले हल्के प्रकार की वस्तु का अध्ययन करते हुए बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि गरीब वर्ग कभी कभार अमीरों जैसा व्यवहार कर ले, तो वो मांग के नियम का अपवाद हो जाता है। कैसे होता है वो भी हम उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। और चौथा, ग्राहकों की पसंदगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तुएं। ऐसी कोई भी चीजें कि जिनमें अमीर वर्ग में प्रतिष्ठा बढ़ रही है ऐसा अनुभवित करते हैं, ऐसी तमाम चीजों की कीमत बढ़ने के बावजूद भी अमीर वर्ग के द्वारा उनकी खरीदी को घटाया नहीं जाता, यानी कि मांग नहीं घटती बल्कि मांग उतनी ही बढ़ती है। अब उदाहरण देखो, डायमंड, गोल्ड, महंगा घर, महंगी कार, ये सभी प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तुएं हैं। अमीर लोग इन्हें धारित करने से सोसाइटी में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है ऐसा गौरवान्वित करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। अब उदाहरण देखो, 4 व्हीलर का एग्जांपल लेते हैं। एक 2 लाख की भी 4 व्हीलर आती है और दूसरी 20 लाख की भी 4 व्हीलर आती है। अमीरों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, जिसके कारण वो 2 लाख की 4 व्हीलर नहीं खरीदता, बल्कि कीमत अधिक होने के बावजूद भी वो 20 लाख की 4 व्हीलर की डिमांड ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हमने 2 लाख रुपए की 4 व्हीलर खरीदी तो समाज में हमें भी गरीबों जैसा ही व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा या हमें भी गरीब ही समझा जाएगा, मतलब मध्यम फैमिली में समझा जाएगा, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में। अब वो अपने आप को ऐसा अनुभवित करना चाहते हैं कि हम समाज में अमीर व्यक्ति हैं। लोगों को पता कैसे चलेगा? तो लोगों को तभी पता चलेगा जब वो महंगी चीजें अधिक से अधिक खरीदेंगे, और महंगी चीजें अधिक से अधिक खरीदते हैं तो महंगी चीजों की कीमत कम नहीं होती बल्कि वो ज्यादा ही होती है। तो उनकी कीमत ज्यादा होने के बावजूद भी अमीरों के द्वारा उन चीजों की डिमांड भी अधिक होती है। जैसे दिवाली के टाइम या दशहरे के टाइम पे सोने की कीमत कितनी भी बढ़ा दो, फिर भी अमीर वर्ग सोने की दुकान पे जाएंगे और सोना खरीदेंगे। अब मांग का नियम क्या बताता है कि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ रही हो तो उसकी डिमांड घटती है, लेकिन अमीर वर्ग इस नियम का बिल्कुल पालन नहीं करते। ऐसी चीजों में जिनमें प्रतिष्ठा मूल्य उन्हें दिखाई देता है, वो देखते हैं कि सोना हमारे पास जितना आएगा उतना ही समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों, सोने की कीमत बढ़ने के बावजूद भी वो उनकी कीमत बढ़ने के कारण वो उसकी डिमांड नहीं घटाते बल्कि डिमांड बढ़ाते ही है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत भी बढ़ रही है और अमीर लोगों की मांग भी बढ़ रही है, इसीलिए वो मांग के नियम का अपवाद कहलाएगा, जिसे हम प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तु कहेंगे। दूसरा वाला अपवाद है अत्यंत सस्ती वस्तुएं। अत्यंत सस्ती वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं कि जिन्हें खरीदने के लिए ग्राहकों की खरीद शक्ति का बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही खर्च होता। जैसे माचिस 1 रुपए की एक आती है। अब अगर माचिस की कीमत हम 50% भी बढ़ा देते हैं, यानी कि 1 रुपए से बढ़कर 1.5 रुपए भी कर देते हैं, तो कीमत तो बढ़ी। सोचो, 50% कीमत बढ़ी, लेकिन 50% कीमत बढ़ने के बावजूद भी 1 रुपए से कीमत 1.5 रुपया ही हुई, जिससे ग्राहकों की खरीद शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गरीब से गरीब आदमी हो या अमीर से अमीर आदमी हो, फिर भी वो उसकी डिमांड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जितनी जरूरत है उतनी को वो खरीदेगा, कीमत बढ़ने के बावजूद नहीं। नमक 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपए केजी मिलता है। इसकी कीमत 25 रुपए केजी से बढ़ाकर अगर 30 रुपए केजी भी हो गई, 20% कीमत इसकी बढ़ा दी गई या बढ़ा दी गई, फिर भी ग्राहकों के द्वारा उसकी डिमांड नहीं घटेगी बल्कि डिमांड भी बढ़ेगी, यानी कीमत भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्तमान समय में ग्राहकों की आय के हिसाब से 2 रुपया, 5 रुपया, 25 पैसा, 50 पैसा कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, ज्यादा कीमत नहीं बढ़ रही है, जिसके कारण वो ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। अर्थतंत्र में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति माचिस खरीदने के लिए गया, पहले 50 पैसे की आती थी, बाद में 1 रुपए की हुई, तो क्या उस व्यक्ति ने ऐसे बोला, अरे बाप रे, अब तो 50 रुपए की 50 पैसे की माचिस 1 रुपए की दुगनी कीमत हो गई, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं डिमांड हटा देता हूँ? कोई ऐसा बोलता है?
नहीं, स्टेपलर की पिन 5 रुपए में कई सारी आती है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनकी कीमत उतनी ज्यादा नहीं होती, उनकी कीमत यदि बढ़ा भी देते हैं फिर भी उनकी मांग घटती नहीं है बल्कि मांग बढ़ती है। इसीलिए अत्यंत सस्ती वस्तुएं जो है वो मांग के नियम का अपवाद कहलाती है। ये अपवाद नंबर 2। फिर आता है अपवाद नंबर 3 पर हल्के प्रकार की वस्तुएं। इसका दूसरा नाम है डीफन वस्तु, इसका तीसरा नाम है निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं। कभी कभार गरीबों का व्यवहार अमीरों जैसा हो जाता है और उस व्यवहार में मांग के नियमों का पालन नहीं होता। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, माना कि कोई गरीब फैमिली है जिसे मैं P से नोट कर रहा हूँ और अमीर फैमिली है जिसे मैं R से नोट कर रहा हूँ। अमीर फैमिली हर दिन 40 रुपए किलो के हिसाब से चावल खरीद रहे हैं और उनकी डिमांड है 10 केजी। 40 रुपए किलो का चावल खरीदते हैं अमीर वर्ग और हर दिन 10 केजी खरीद रहा है। 10 व्यक्ति है, 1-1 केजी हर दिन खरीद के लेके जाते हैं, मतलब हर दिन 10 केजी की डिमांड है। वही गरीब व्यक्ति 20 रुपए केजी का चावल खरीदते हैं और इनकी डिमांड भी 10 केजी है। ये भी 10 लोग हैं और 10 लोग 1-1 केजी चावल 20 रुपए वाला खरीद के लेके जाते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक गरीब व्यक्ति के दिमाग में ऐसा आता है कि आज मैं 1 केजी 20 रुपए हिसाब से चावल न खरीद कर 40 रुपए किलो वाला आधा केजी चावल खरीद के देखता हूं। तो एक व्यक्ति यहां से गया तो यहां पर डिमांड कितनी हुई? 9 केजी की होगी। कीमत उतनी कितनी रहेगी? 20 रुपए। लेकिन उस एक व्यक्ति के लिए 40 रुपए, मतलब 20 से डायरेक्ट 40 रुपए कीमत हो रही है, लेकिन दुगनी कीमत, फिर भी यहां पर वो आधा केजी खरीद पा रहा है क्योंकि उसकी खरीद शक्ति 30 है। 20 रुपए तो उसके पास है, तो 20 रुपए में दोस्तों वो आधा केजी चावल की डिमांड यहाँ पर बढ़ा देगा, यानी कि 10 केजी पहले तो अमीर लोग खरीदते थे प्लस आधा केजी अब उस गरीब वर्ग ने भी खरीदा, इसलिए यहाँ पर चावल की डिमांड बढ़कर हुई 10.5 किलो। इस व्यवहार में अगर आप देखते हो तो यहाँ क्या नजर आ रहा है कि वो गरीब व्यक्ति कभी कभार अमीरों जैसा व्यवहार कर रहा है। उस गरीब व्यक्ति के लिए देखिए कीमत तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ चावल की डिमांड 10 केजी से बढ़कर 10.5 केजी हो गई, यानी कि डिमांड क्या हुई? बढ़ गई। कीमत बढ़ने के बावजूद भी डिमांड बढ़ी क्योंकि वो व्यवहार गरीबों के द्वारा किया गया। गरीब व्यक्ति कभी कभार ही ऐसा व्यवहार कर लेते हैं जिसके कारण दोस्तों उसे ही मांग के नियम का अपवाद कहा जाएगा। इसका अध्ययन सबसे पहले सर रॉबर्ट गिफन ने किया था, इसलिए निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं को रॉबर्ट गिफन के नाम से भी पहचाना गया, इसे गिफन वस्तु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कभी कभार होता है अमीर वर्ग जिस थिएटर में जाकर मूवी देखते हैं 200-250 रुपए की टिकट लेकर, एक आध गरीब व्यक्ति भी कभी कभार अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कभी कभार मूवी देखने के लिए चला जाता है। उसको तो 30 रुपए 40 रुपए की टिकट भी महंगी लगती है, लेकिन वो कभी कभार थोड़े बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर 250 रुपए की टिकट निकालकर मूवी देखने के लिए मल्टीप्लेक्स थिएटर में चले जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार अपवाद स्वरूप होता है, मांग के नियम के अपवाद स्वरूप। तो मांग के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए उसे भी मांग के नियम का अपवाद कहेंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा है ग्राहकों की रुचि और पसंद। यदि किसी ग्राहक ने किसी निश्चित वस्तु के बारे में अपनी रुचि बना ली हो या पसंद बना ली हो तो उस वस्तु की कीमत चाहे कितनी भी बढ़ा लो उसकी डिमांड घटेगी। जैसे उदाहरण के लिए कुछ ग्राहकों को कुछ निश्चित प्रकार का पेय बड़ा पसंद आता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छी लगती हो तो कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत 40 रुपए लीटर से 80 रुपए लीटर भी बढ़ जाएगी, फिर भी वो उसकी डिमांड नहीं घटाएगा बल्कि उसकी डिमांड अधिक से अधिक करता है क्योंकि उसकी पसंद की बन चुकी है कोल्ड ड्रिंक्स की। कई सारे अर्थतंत्र में से कोई रीडर होते हैं, बुक पढ़ने वाले, उनके लिए बुक की कीमत अगर बढ़ा भी देते हैं किताबों की कीमत, फिर भी वो किताबों की मांग नहीं घटाते बल्कि किताबों की डिमांड ज्यादा से ज्यादा ही करते हैं। कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार के शौक होते हैं, उन लोगों का एग्जाम्पल लीजिए तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने कोई निश्चित प्रकार की वस्तु में अपनी पसंद की बना ली हो तो उस निश्चित प्रकार की वस्तु की कीमत चाहे कितनी भी बढ़े तो उसकी डिमांड नहीं घटाते दोस्तों बल्कि उसकी डिमांड बढ़ाते ही है। तो ये चौथा अपवाद हुआ ग्राहकों की पसंद की। ये भी मांग के नियमों का पालन नहीं करती क्योंकि इसमें भी कीमत बढ़ रही है और कीमत के साथ साथ मांग भी बढ़ती जा रही है। तो इन चारों अपवाद में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मांग के नियम का पालन नहीं हो रहा है। मांग का नियम हमें ये बताता है कि कीमत बढ़ी तो मांग बढ़नी चाहिए और कीमत घटी तो मांग बढ़नी चाहिए। जब अन्य परिबल स्थिर होते हैं तब उसे हम मांग का नियम कहते हैं, लेकिन ये चारों अपवाद जो मांग के नियमों का पालन नहीं करते। संक्षिप्त में कहें तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा,
हो सकता है कीमत बढ़े तो मांग भी बढ़ेगी, ऐसा उदाहरण देखने को दिखा तो वो अपवाद है मांग के नियम का। हो सकता है कीमत घटी तो मांग भी घट जाएगी, ऐसा भी अगर व्यवहार में आपको देखने को मिला तो समझ लेना वो मांग के नियम का अपवाद है। हो सकता है कीमत परिवर्तित हो, या तो बढ़े या तो घटे, लेकिन ग्राहकों की मांग बिल्कुल ना बढ़े ना घटे, मतलब स्थिर हो जाए। कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग स्थिर हो जाए तो वो भी अपवाद है। और या तो हो सकता है कीमत स्थिर हो जाए और मांग में परिवर्तन आए, मांग घटे या मांग बढ़े, तो वो भी मांग के नियम का अपवाद है। उदाहरण के स्वरूप में अगर आज के समय में हम ले तो एक समय 1400 रुपया 15 kg खाने का तेल आता था, 1400 या 1500 या 1600 रुपये। आज उसकी कीमत 2500, 2600, 2700 तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी ग्राहकों की डिमांड नहीं घटी। ग्राहक वैसे ही मांग कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे हैं, क्योंकि वो जीवन आवश्यक वस्तु बन जाते हैं। मेडिसिन भी मांग के नियम का अपवाद करता है दोस्तों। अगर कुछ निश्चित प्रकार की बीमारी फैल रही हो और उस बीमारी का इलाज करने वाली कुछ मेडिसिन अगर महंगी भी कर दिया जाए फिर भी लोग उसे खरीदेंगे। जैसे कोविड के कारण सैनिटाइजर वालों ने अपनी कीमत बढ़ा दी। पहले हैंड सैनिटाइजर को कोई खरीदता नहीं था, मॉल में ऐसे पड़े रहते थे। मेडिकल पे मेडिसिन जहाँ मिलती है, जिसे हम दवाई की दुकान कहते हैं, उसमें भी वैसे ही वो पड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही कोविड के कारण सरकार ने गाइडलाइन दी कि अब हाथों को अच्छी तरह से रब करना है, सैनिटाइजर लगाना है, वैसे ही लोग टूट पड़े दुकानों पर, मॉल में सैनिटाइजर खरीदने के लिए। सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों ने इंस्टेंटली अपनी वस्तुओं की कीमत, अपने प्रोडक्ट की कीमत 20 to 50% जितनी बढ़ा दी। वो समय ऐसा था जब डेटॉल का लिक्विड लोगों को मेडिकल पे नहीं मिलता था, कहीं पे भी दुकानों में भी अवेलेबल नहीं होता था, इतना उसका शॉर्टेज पड़ गया। तो अब वो कंपनी खुद ही समझ जाएगी कि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो चलो वस्तु की कीमत क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और ऐसा ही होगा। तो वो भी मांग के नियम का अपवाद कहलाता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा मांग के नियम